नाजरीन आदाब, मैं हूं एतमाद, आपका मेज़बान। दोस्तों, प्रोग्राम करियर गाइडेंस में आप तमाम का मैं दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं। प्रोग्राम करियर गाइडेंस को शुरू करने की अहम वजह, यूं तो कहने को हिंदुस्तान में कई एक आपको करियर गाइडेंस से रिलेटेड या करियर काउंसलिंग से रिलेटेड आपको इदारे नज़र आ जाएंगे, जहां पर वो बेशक बहुत सारे अच्छे अंदाज में गाइड भी करते हैं आपके करियर को लेकर के। तो वहीं दूसरी तरफ जो चैनल्स हैं, कुछ टेलीविज़न चैनल्स, उस पर भी कुछ प्रोग्राम्स इस किस्म के पेश किए जाते हैं। लेकिन हमारा जो करियर गाइडेंस प्रोग्राम होगा वो उन चैनल्स से या फिर उन इदारों से इस किस्म से मुख्तलिफ होगा कि यहाँ पर हम ये कोशिश करेंगे कि स्किल बेस्ड या टेक्निकल बेस्ड करियर जो होता है या प्रोफेशन होते हैं उस पर गुफ्तगू की जाए। तो दूसरी तरफ हम अक्सर जब किसी से मशवरे के लिए जाते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि वो किस शख्स से मशवरा ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको डॉक्टर बनना है तो अक्सर ये देखा गया है कि हम इंजीनियर या फिर वकील के पास चले जाते हैं मशवरे के लिए, यानी ऑन द स्पॉट जो वहाँ पर आपकी नज़र में काबिल शख्स नज़र आता है उससे पूछ लेते हैं। या कभी आपको वकील बनना होता है तो आप डॉक्टर से जाकर पूछ लेते हैं। ये कुछ गलतियाँ होती है। और एक वजह यह भी है कि हम उन लोगों से मशवरा करते हैं जिनका हमारे मुस्तकबिल से कोई लेना देना नहीं होता। इन चीज़ों को जहन में ज़रूर रखिएगा। जब किसी से आप मशवरा करें तो ये जान ले कि वो किस बैकग्राउंड का शख्स है, उन्हीं से मशवरा करें। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम इस प्रोग्राम में किसी भी स्किल या टेक्निकल बेस्ड उन्वान पर जब भी गुफ्तगू करेंगे तो उसके माहिर को ही हम इस प्रोग्राम में मदऊ करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा काउंसलिंग करने वाले हजरात को भी शायद हम इस प्रोग्राम में मदऊ करें, लेकिन अक्सर हम ये देखेंगे इस प्रोग्राम में मदऊ करेंगे जो गेस्ट को वो होंगे पर्टिकुलर फील्ड से जिस उन्वान पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों पर वो माहिर शख्स होंगे। आज का जो हमारा उन्वान है वो होगा पैरामेडिकल कोर्सेस। इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में फिर से ज़हमत दी है हैदराबाद दक्कन के एक मशहूर व मारूफ डॉक्टर साहब को। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर मोहम्मद समीउल्लाह ख़ान साहब की, जो गुज़िश्ता तकरीबन 3 दहाई से ज़्यादा से तिब से रिलेटेड माशरे की खिदमत करते आ रहे हैं। साहब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया में भी अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। फ़िलहाल आप एकेडमिक डायरेक्टर हैं मेडविन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के। इसके अलावा और भी बहुत सारे इदारों से आप जुड़े हुए हैं बहैसियत एडवाइज़र। मिसाल के तौर पर आप एडवाइज़र हैं शादान मेडिकल कॉलेज के भी। तो आइए नाजरीन, आप और हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम करियर गाइडेंस में डॉक्टर समीउल्लाह ख़ान साहब का हम खैर मकदम करते चलें। अस्सलाम वालेकुम साहब, एक बार फिर से आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हमें बेहद खुशी है। पैरामेडिकल कोर्सेज़ पर हम आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। उससे पहले दोस्तों, इस उन्वान से रिलेटेड जो भी सवालात आपके पास हैं जल्द से जल्द हमारे प्रोग्राम में शामिल होइएगा। उम्मीद करता हूँ टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबरात नज़र आ रहे होंगे। 10:30 बजे तक ये प्रोग्राम रास्त टेलीकास्ट किया जा रहा है। आप जल्द से जल्द इस प्रोग्राम में रुजू होते हुए इस उन्वान से रिलेटेड या फिर किसी भी मेडिकल से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हो, इससे मुताल्लिक़ कोई भी चीज़ आप जानना चाहते हो तो डॉक्टर साहब से ज़रूर इस पर आप गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। सवाल जब भी करें मुख्तसर से कीजिएगा। टेलीविज़न की आवाज़ को उस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दें जिस वक्त आप मुझसे सेल फ़ोन पर या टेलीफोन पर गुफ्तगू कर रहे हों। और सेल फ़ोन पर जब गुफ्तगू करते हैं तो प्लीज़ खुले में आकर कॉल कीजिएगा, ना ही कोई बंद कमरे में सेटेलाइट या फिर वेव्स ना मिले तो फिर आपका कॉल ड्रॉप भी हो सकता है और मुमकिन हो आपकी आवाज़ मुझ तक बेहतर अंदाज में ना पहुँच सके। आइए दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ जो हमारा आज का उन्वान है पैरामेडिकल कोर्सेज़। मैं साहब से दरख्वास्त करूँगा ये पैरामेडिकल कोर्सेज़ को कब शुरू किया गया, इसके पीछे क्या मकासद थे और पैरामेडिकल कोर्सेज़ जनरली होते क्या हैं, साहब से मुलाहिज़ा फरमाइए। जी सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पैरामेडिकल कोर्सेज़ एक ऐसा कोर्स है जहाँ पर ये टेक्नीशियंस और जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं डॉक्टर की या सर्जरीज़ में और हाई एंड इक्विपमेंट्स में डायग्नोसिस के लिए और पेशेंट असिस्टेंट्स के वास्ते मददगार साबित होते हैं। ये पैरामेडिकल कोर्सेस 2001 से जो स्टार्ट किए गए हैं
और इन कोर्सेस में पहले सारे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही ट्रेंड था कि पैरामेडिकल का मतलब लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, मैक्सिमम फार्मेसी टेक्नीशियन का था। स्पेशलाइजेशन और सुपर स्पेशलाइजेशन की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं थी। 2001 से हम ये इंटरनेशनल सुपर स्पेशलाइजेशन कोर्सेस लेकर आए। जिस तरह मेडिकल फील्ड में जितने रिसर्च वर्क, जितने एडवांसमेंट होते जा रहे हैं, उतने ही नए इक्विपमेंट्स और एडवांस ट्रीटमेंट आ रहे हैं। डॉक्टर्स ये ट्रीटमेंट की तरफ और पेशेंट सर्विसेज की तरफ ज़्यादा तवज्जो करते हैं, मगर इक्विपमेंट हैंडलिंग और पेशेंट असिस्टेंस की तरफ ये लोग कोई सेकेंड लाइन ऑफ हेल्प के लिए देखते हैं। तो ये सेकेंड लाइन ऑफ हेल्प पैरामेडिकल की होती है। आजकल पैरामेडिकल का डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। क्यों कि हाई एंड इक्विपमेंट जैसा कि कैथ लैब इक्विपमेंट्स आ गए हैं, हार्ट लंग सर्जरीज के इक्विपमेंट्स आ गए हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, डायलिसिस वगैरह, ये हाई एंड इक्विपमेंट्स को तमाम चीज़ों को ज़रूर कवर करेंगे। डॉक्टर साहब एक कॉलर शामिल हो गए हैं, हमारे पहले कॉलर देखते हैं जी। कौन साहब है, क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। हेलो 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 जी, आपका नाम? जी, मैं मोहम्मद इलियास दिल्ली किशनगंज आज़ाद मार्केट से बोल रहा हूँ। जी साहब, सवाल बताइएगा। मोहम्मद इलियास दिल्ली किशनगंज जी आज़ाद जी मार्केट। जी जी, आप टेलीविज़न की आवाज़ को बंद कर दें और रास्त मुझसे टेलीफोन पर गुफ्तगू करें। सवाल बताइए। पैरामेडिकल कोर्स का आपने हमें बताया था, इसके एडमिशन कब खुलेंगे? ठीक है जी, आपने मुझे बताया, आपने पिछली दफा बात करी थी जी कि पैरामेडिकल कोर्स के लिए एडमिशन कब से शुरू होंगे, और ये और डॉक्टर साहब का हमें टेलीफोन नंबर दें जिससे हम राब्ता कायम कर सके डॉक्टर साहब से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया इलियास साहब। अभी जिस नंबर पर आपने कॉल किया है उसी नंबर से आपको डॉक्टर साहब का नंबर भी ज़रूर मिल जाएगा। जैसा इनका सवाल है डॉक्टर साहब के पैरामेडिकल कोर्सेस जो हैं ये ऑल इंडिया लेवल पर क्या इसका कोई मखसूस टेस्ट वगैरह होता है या फिर किस वक्त जनरली एडमिशन्स होते हैं? पैरामेडिकल कोर्सेस में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं होता फ़िलहाल जी। डायरेक्टली ये कोर्सेस एसएससी, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर हो जाते हैं। एडमिशन्स का स्टार्ट होता है मार्च के महीने से और क्लासेस शुरू होते हैं अगस्त के महीने में जी। तो ये जो है सो सीज़न है जहाँ पर जो है सो आप अपने सीट्स बुक करा ले सकते हैं और एडमिशन के लिए कंप्लीट फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली जैसा टाइम वगैरह बताया साहब ने उस वक्त जो है अप्लाई करना होता है। साहब ये पैरामेडिकल कोर्सेज जो हैं ये किस, जैसा अभी आपने फरमाया एसएससी लेके ग्रेजुएशन तक ये लोग कर सकते हैं, क्या कुछ कोर्सेज कर सकते हैं एसएससी इंटरमीडिएट वाले, कुछ उस पर आप सरसरी रोशनी डालें। एसएससी के बाद से ये कोर्सेज शुरू होते हैं। एसएससी के बाद ये कोर्स करने वालों के लिए असिस्टेंट टेक्नीशियन का जो है सो डेसिग्नेशन मिलता और डिप्लोमा करने के बाद टेक्नीशियन का डेसिग्नेशन मिलता, डिग्री करने के बाद टेक्नोलॉजिस्ट का डेसिग्नेशन मिलता। एसएससी के बाद कोर्सेज लैब टेक्नीशियन के कोर्सेज होते हैं, असिस्टेंट फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन के कोर्स हैं और आपके MPHW के कोर्स हैं, इमरजेंसी टेक्नीशियन कोर्स है और असिस्टेंट डायलिसिस टेक्नीशियन कोर्स है। तो दो सुपरा स्पेशलाइजेशन कोर्स इसके अंदर नए इंट्रोड्यूस हुए हैं जो इमरजेंसी और डायलिसिस के। इससे हट के ये 3 कोर्सेज ऑलरेडी पहले से ही इंडिया में चल रहे थे। ठीक है, एसएससी के बाद ये कोर्सेज है, इस पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। कॉलर को शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, मोहम्मद ईसा अंसारी। जी अंसारी साहब फरमाइए। जी, मैंने दिल्ली से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस से 2 इयर्स का डिप्लोमा किया है। किस किस्म का? डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ठीक है इसके बाद मैंने ज्वाइन किया CSIR। जी। फिर मैंने चंडीगढ़ PGI से BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी किया 3 इयर्स का। ठीक है और उसमें हिस्टोपैथोलॉजी में हमने वो किया स्पेशलाइजेशन। जी मैं रिटायर्ड हो गया हूँ यहाँ से CDRI ITRC से। जी। मैंने कुछ किताबें लिखी मेडिकल टेक्नोलॉजी पे। ठीक है
बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। जी, तो कैसे आपसे राब्ता कायम कर सकता हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हो तो? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। राब्ता जो डॉक्टर साहब से अगर करना है या फिर जहां डॉक्टर साहब एज ए डायरेक्टर है एकेडमिक मेडिविन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के, उसका आपको इंटरनेट पे भी पता मिल जाएगा। और अगर फ़ोन नंबर चाहिएगा तो अभी जिस नंबर पर आपने कॉल किया था उस पर आपको मिल जाएगा। साहब, एसएससी के बाद आप जैसा फरमा रहे थे ये कोर्सेस होते हैं, तो ये एसएससी की बुनियाद पर जो ये कोर्सेज में एडमिशन लिया जाता है, ये भी किसी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता, डायरेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट जो है बेसिस ऑफ देयर मार्क्स आ जाता। ठीक है, क्या परसेंटेज उमूमन? यूजुअली लास्ट टाइम भी मैं बताया था कि पैरामेडिकल का अवेयरनेस अभी भी इंडिया में उतना ज़्यादा नहीं है जितना दूसरे कंट्रीज़ में है। एसएससी पास हो गए 35% टू 40% मार्क्स भी आ गए तो ऑटोमेटिकली एडमिशन मिल जाता। लास्ट ईयर से मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी वाले एक स्पेशल प्रोग्राम उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए चला रहे हैं। ये उर्दू मीडियम के बच्चे मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट अगर जो सो राब्ता पैदा करें तो एसएससी और इंटरमीडिएट के बाद उन लोगों को एडमिशन मिल जा सकता है। ठीक है, जैसा उर्दू मीडियम की बात है तो क्या और रीजनल लैंग्वेजेस में भी ये कोर्सेस अवेलेबल है दूसरे? नहीं, कोर्सेज तो जो है सो आपके पूरे इंग्लिश में ही अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन जो है सो अपना एलिजिबिलिटी फॉर सिलेक्शन कौन सा भी लैंग्वेज वाले इसके अंदर सिलेक्शन में आ सकते हैं। क्यों कि हॉस्पिटल नेशनल हो या इंटरनेशनल लेवल हो, उसके अंदर पूरा पेपर वर्क और पूरा करस्पॉन्डेंस सिर्फ इंग्लिश में होता है। तो अगर ये उर्दू मीडियम या दूसरे रीजनल लैंग्वेज के बच्चे हैं तो इनके लिए डेली वन पेपर इंग्लिश का हुआ करता। एवरी सैटरडे कम्युनिकेशन स्किल्स और जो सो स्पोकन इंग्लिश का जो है इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है उसी कोर्स के दौरान। उसी कोर्स के दौरान। ठीक है, एसएससी के बच्चे जो हैं वो जो भी इस किस्म के कोर्सेस है तो इनके लिए कितने साल का कोर्स होता है? ये पैरामेडिकल का कोर्स मिनिमम 2 साल का ही जो है सो रिकॉग्नाइज्ड है नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में। एसएससी के बाद हो या इंटरमीडिएट के बाद हो तो ये 2 साल ड्यूरेशन का कोर्स हुआ। एसएससी के बाद जो भी कोर्स किया जाता है अगर उसमें क्या आगे बढ़ना है तो फिर कोई दूसरा कोर्स करना पड़ेगा, स्पेशलाइजेशन होगा? एसएससी के में जो कोर्स ये लोग करते हैं ये कोर्स असिस्टेंट कोर्स होता है। अगर टेक्नीशियन बनना है तो डिप्लोमा कोर्स में ये लोग आना पड़ता है। ठीक है, तो ये करने के बाद फिर 2 साल का डिप्लोमा कोर्स ये करने के बाद जो है ये लोग टेक्नीशियन होते हैं। जो डिप्लोमा ये जो एसएससी के बाद ये जो कोर्स करते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेस, सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं। ठीक है, ये क्या इक्विवेलेंट टू 10+2 माना जाता है? इक्विवेलेंट टू 10+2 माना जाता है, इसीलिए डिप्लोमा में एडमिशन मिल जाता है ये लोग। ठीक है, तो दोस्तों आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं पैरामेडिकल कोर्सेज पे। 10:30 बजे तक प्रोग्राम रास्त चल रहा है। आप टेलीविज़न स्क्रीन पर जो फ़ोन नंबर आप नज़र आ रहे हैं उससे जल्द से जल्द आप कॉल कीजिएगा और डॉक्टर साहब से आप गाइडेंस हासिल कीजिएगा। मेरा अगला सवाल साहब से ये होगा कि इंटरमीडिएट के बाद एसएससी से जैसा अभी हमने गुफ्तगू की सर्टिफिकेट कोर्सेस होते हैं, वैसे ही इंटरमीडिएट के बाद के जो कोर्सेस हैं वो किस किस्म के डिप्लोमा है, डिग्री कोर्सेस है, फिर क्या है, साहब से मैं जानना चाहूँगा। इंटरमीडिएट के बाद बहुत सारे कोर्सेस हैं, नियरली एक 20-22 कोर्सेज जो है सो अवेलेबल है स्पेशलाइजेशन और सुपरा स्पेशलाइजेशन में। तो बजाय अगर कोई इंटरमीडिएट करके ये एकेडमिक कोर्सेज जैसा कि बीएससी, बीए, बीकॉम में जाना चाह रहे हैं, बजाय वो कोर्सेज में एकेडमिक कोर्सेज में जाने के बजाय अगर शॉर्ट टाइम पीरियड के वास्ते 2 साल ये कोर्सेज कर लेके जॉब्स पे चले जा सकते हैं। जॉब पे रहते हुए ये लोग फिर उसके अंदर डिग्री परस्यू कर सकते हैं। ये कोर्सेज के अंदर फिर एक बार जैसे मैं रिपीट करूँगा कि इसमें आपको मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है। मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का आज डिमांड यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है, इवन गल्फ़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा है जी। ये मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी पहले एक्सरे टेक्नीशियन के नाम से जो है सो ये कोर्स चलाया जाता था, जिसके अंदर सिर्फ एक्सरे की ट्रेनिंग दी जाती थी। मगर मेडिकल इमेजिंग में आज ये पूरा कम्पैक्ट रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि जॉब अपॉर्चुनिटी मल्टीपल एरियाज़ में ये बच्चों को अवेलेबल रहती। या तो ये लोग एमआरआई टेक्नीशियन बन सकते हैं, सीटी स्कैन टेक्नीशियन बन सकते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन या अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन। देन इससे हट के आपका डायलिसिस टेक्नीशियन कोर्स है। आज डायलिसिस टेक्नीशियन कोर्स 2nd ईयर में ही बच्चों को जॉब्स मिल जा रहे हैं। इसके अंदर यहाँ पर क्या है कि किडनी फेलियर का जो पेशेंट होता उसको मशीन के थ्रू किडनी का काम कराते और ये मशीन के ऊपर ये बच्चों की जो है सो ट्रेनिंग दी जाती।
जी। देन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन कोर्स है। ये रेडियोथेरेपी के अंदर कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में ये टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग दी जाती। कैंसर ट्रेनिंग के अंदर एक कीमोथेरेपी हुआ करती और एक रेडियोथेरेपी हुआ करती। कीमोथेरेपी जो मेडिसिन के थ्रू जो है सो ट्रीटमेंट दिया जाता, रेडियोथेरेपी रेडिएशन के थ्रू जो है सो ट्रीटमेंट दिया जाता। तो यहाँ पर ये बच्चे रेडिएशन इक्विपमेंट के थ्रू वो कैंसर के जो फोड़े होते हैं उसके ऊपर रेडिएशन देने के माहिर बन जाते। आज इनका भी बहुत ज़्यादा डिमांड मार्केट में अवेलेबल है। जी। ग्रेजुएशन लेवल के बाद क्या कोर्सेज होते हैं? क्या इंटरमीडिएट के बाद कई कोर्सेज करना होता है, क्या कोई स्पेशल कोर्स भी होता है? ग्रेजुएशन के बाद में जो है सो कोर्सेज एडवांस पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्सेज बोलकर है, मगर यही लेवल के कोर्सेज रहते हैं, मगर उसके अंदर थोड़ा जो है सो एडवांस ट्रेनिंग होती। जैसा कि एक नया कोर्स आया उसके अंदर फिजिशियन असिस्टेंट कोर्स। ये फिजिशियन असिस्टेंट कोर्स ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, अब अडाप्ट कर हमारे पास इंडिया में हम लेकर आए। यहाँ पर क्या होता कि डॉक्टर आने से पहले ये फिजिशियन असिस्टेंट डॉक्टर को पेशेंट को असिस्ट करके पेशेंट की हिस्ट्री लिख लेता, बेसिक जो है सो इसके इन्वेस्टिगेशन करा लेके डॉक्टर आने के बाद रिपोर्ट्स और पेशेंट की हिस्ट्री देता। तो देन डॉक्टर क्या करता, उसका जो है सो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट जो है सो लिखता, देन ये फिजिशियन असिस्टेंट उसको फॉलो अप करता। तो इसका भी आज हर कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत बड़ा डिमांड है। देन इमरजेंसी जो है सो केयर कोर्स है, पूरे इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर ये बच्चों को ट्रेनिंग होती। ये एडवांस पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्सेस आजकल अल्टरनेटिव मेडिसिन डॉक्टर्स के लिए बहुत ही जो है सो अच्छे कोर्सेस है। ठीक है साहब, ये बताते चलें कि जो लोग बच्चे हैं इनको क्या उम्र तक इसमें एडमिशन दिया जाता है? क्या कोई लिमिट है उम्र की या कोई भी एडमिशन ले सकते हैं? एडमिशन गवर्नमेंट का अगर डायरेक्टली कोर्सेस है तो उसके अंदर 35 इयर्स तक ही लिमिट है जी। और बाज़ यूनिवर्सिटीज़, अब जैसा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी है और नेशनल यूनिवर्सिटी में मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी है, देन लोकल जैसे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है एंड इग्नो यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर क्या है, टाइम का जो है सो या उम्र की क़ैद नहीं है, कोई भी उम्र के। हम तो जो है एडमिशन करें 55 इयर्स के भी जो सो लोग जो बग़ैर सर्टिफिकेट के हायर सीनियर पोजीशन पे पहुंच गए टेक्नीशियंस। मगर अब क्या हो गया कि हॉस्पिटल्स के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन एक्रीडेशन प्रोसेस आ गया। ये एक्रीडेशन प्रोसेस में हर टेक्नीशियन के पास जो है सो गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड डिप्लोमा चाहिए, देन उसका सर्टिफिकेट फॉर जो है सो वर्किंग चाहिए, लाइसेंस फॉर वर्किंग चाहिए। तो इसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, अब ये गवर्नमेंट के जो है सो कोर्सेस टेकअप कर रहे हैं। ऑलरेडी ये जो है सो प्रैक्टिकली वेल एंड गुड है, थ्योरी क्लासेस अटेंड कर लेते ये लोग, प्रैक्टिकल्स अपना आप कर लेते, एग्जाम्स दे लेते, देन दे विल गेट द रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट। बहुत ही अहम बात है दोस्तों के कोई उम्र की हद फ़िलहाल तो नहीं है। जैसा गवर्नमेंट अगर कोई कोर्सेस हैं तो उसमें फिर 35 ईयर्स या 35 ईयर्स तक आपको एडमिशन मिल सकता है। मैं साहब से उम्र से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन होगा कि कुछ बच्चे ड्रॉप आउट्स होते हैं, कोई 10th पढ़ के छोड़ देते हैं या कोई 10+2 के बाद छोड़ देते हैं या फिर कोई ग्रेजुएशन करके छोड़ देते हैं, इनके लिए भी क्या इसमें एडमिशन हो सकते हैं? इस पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले कॉल को मैं शामिल करता हूँ। हेलो जी, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। जी, शहर का नाम दिल्ली है, मेरा नाम आबान है। मैं ये पूछ रहा था कि जो उर्दू की डिग्री है वो मदरसे से है, ठीक है, क्या वो वैलिड है? ठीक है, उर्दू की डिग्री आपने मदरसे से हासिल की है। और मैं एडमिशन कब लूँ, ठीक, मतलब कब स्टार्टिंग है तो कैसे लूँ, मुझे कोई कांटेक्ट या कहाँ जी लेना पड़ेगा ये मुझे बता दीजिए तफसील से। ठीक है, आप ने जो किस किस्म का डिग्री उर्दू से मदरसे से हासिल की, कुछ बता सकते हैं? किस मदरसे से किया है? वो दिल्ली में ही मदरसा है। ठीक है, आलिम का कोर्स है, किस किस्म का कोर्स आपने किया है? नहीं, आलिम का कोर्स नहीं है, सिर्फ वो 12वीं उर्दू मीडियम से मदरसे से। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। मैं आपके सवाल पे आने से पहले मैं साहब से जानना चाह रहा था कि कुछ ड्रॉप आउट्स बच्चे होते हैं, इनके लिए क्या ये कोर्सेस मौजूद रहेंगे? बहुत सारे बच्चों को, जैसा साहब ने फरमाया, कि इसका अवेयरनेस नहीं है इस कोर्सेस के बारे में, और हमको ये शिकायत होती है कि बच्चे अक्सर नुक्कड़ पे खड़े मिलते हैं
ये कोर्सेज मैं समझता हूँ बहुत ही बेहतर है। सब ड्रॉप आउट्स बच्चों के लिए किस किस्म से काम आ सकते हैं ये चीज़ें? ड्रॉप आउट्स बच्चों के लिए ये कोर्सेज बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, क्योंकि ये बच्चे ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते, बग़ैर आगे कोई एजुकेशन के, कोई टेक्निकल एजुकेशन कर कर नौकरी में जाना चाहते, या उनकी फैमिली की हालात ऐसे नहीं रहते कि बच्चों को ज़्यादा पढ़ा सके। तो ये बच्चों के लिए ये कोर्सेज बहुत अच्छे हैं। अगर 10th पास है देन जो सो ड्रॉप आउट है तो ये बच्चे कोर्सेज ले सकते हैं। इंटर पास है, ड्रॉप आउट है, या इंटर फेल भी है, ड्रॉप आउट है, तो ये बच्चे ये कोर्सेज ले सकते हैं। हम एक स्पेशल कोर्स डिज़ाइन करे थे जो एसएससी फेल है ये बच्चों के लिए, कि शॉर्ट टर्म 1 ईयर का जो है सो प्रोग्राम, असिस्टेंट लेवल का प्रोग्राम हम स्टार्ट किए। मगर ये प्रोग्राम जो है सो 1 ईयर का होता, इसके अंदर जो है सो लिमिटेशन है फॉर दी एम्प्लॉयबिलिटी, कि ये लोग क्या है टेक्नीशियन लेवल से कम लेवल पे जो है सो इनके सैलरीज होते हैं और पोजीशन होता है, और सैलरीज एक लेवल पे आने के बाद सैचुरेट हो जाती, वो आगे नहीं बढ़ती। अगर ये बच्चे ऐसे हैं जो 10th फेल है, 1 साल का ये प्रोग्राम लेके जॉब करते हुए अपोज से जो सो हमारे पास ओपन सेकेंडरी स्कूल है उससे डायरेक्ट एसएससी बैठ के फिर 10th के बाद का 2 साल का कोर्स ले लिए, तो इनका फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाता है। जी, तो हम दरख्वास्त करेंगे तमाम जो प्रोग्राम देख रहे हैं वालिदैन से, अगर खुदा न खास्ता आपके बच्चे 10th पास है, इंटर पास है और फिर इधर उधर फिर रहे हैं बगैर किसी तालीम हासिल किए कि या फिर ऐसे ही फिर रहे हैं, तो इन हालात में इन कोर्सेस में ज़रूर दाखिला दिलवाएं। मैं साहब से सवाल, अवान जो हमें दिल्ली से इन्होंने कॉल किया था, इन्होंने मदरसे से कुछ हासिल किया है एजुकेशन, मदरसों से जो जनरली एजुकेशन हासिल करते हैं बच्चे, इनके लिए भी क्या इसमें कोई चांसेस है इस किस्म के कोर्सेस में? मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करने का जो है सो हमारा मेन मकसद यही था कि मदरसे में जो यूथ है, ये यूथ को हम टारगेट करके जो आलिम और फाजिल कोर्स है उनको मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी वाले इक्वलेंसी सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आलिम कोर्स अगर करे तो एसएससी, फाजिल कोर्स करे तो जैसे 12th का, देन डायरेक्टली ये कोर्सेज़ के अंदर एडमिशन दी जा रही है। तो मदरसे के बिल्कुल जो है ये कोर्सेज़ के अंदर आ सकते, टेकअप कर सकते। और मेरे एक्सपीरियंस में हम एक मदरसे के साथ करे थे, वहाँ के जो है सो मुफ्ती और आलिम हजरात को लेकर स्पेशली डायलिसिस टेक्नीशियन के अंदर सब में बेस्ट जो है सो लोगों का ग्रास्पिंग पावर, इंटेलिजेंसी और वर्किंग एटीट्यूड सब में बेहतरीन उन लोगों का रहा, और एम्प्लॉयबिलिटी इतनी अच्छी रही कि 100% वो बच्चों को जो है सो प्लेसमेंट मिला। चलिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे ड्रॉप आउट्स हैं, इसके साथ साथ किसी ने मदरसों से या फिर रिलीजियस जो स्कूल्स होते हैं उससे तालीम हासिल की है, तो वो भी यहाँ पर जो है एडमिशन आप ले सकते हैं और जो है एक अपना करियर अच्छा बना सकते हैं। मेरा अगला सवाल साहब से ये होगा कि कश्मीर से लेकर आप हमारे हैदराबाद दक्कन तक ये इंस्टीट्यूट्स जनरली कहाँ कहाँ अवेलेबल है? बड़े इंस्टीट्यूट्स जनरली जो इस किस्म के प्रोग्राम्स चला रहे हैं, जैसा कि इससे पहले के प्रोग्राम में मैंने अर्ज़ किया था कि 2001 यानी 2001 में समीउल्लाह खान साहब ही वो शख्सियत थे जिन्होंने इस किस्म के कोर्सेज़ को हैदराबाद, ना ही हैदराबाद दक्कन बल्कि तमाम साउथ इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। नॉर्थ इंडिया में भी कुछ इस किस्म के काम चल रहे हैं साहब? नॉर्थ इंडिया में काम तो चल रहा है, मगर जो सो कंपेयरिंग टू साउथ इंडिया पैरामेडिकल का अवेयरनेस उतना ज़्यादा नहीं है जी, और इंस्टीट्यूट भी वेरी लिमिटेड है। जैसा लास्ट टाइम मैंने बताया कि भाई जो है सो दिल्ली के अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है, और एक जो है सो अपोलो का एक हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल के अंदर है, एस्कॉट्स का एक हॉस्पिटल है उसमें एक है, और मणिपाल का एक जो सो सेंटर है। ये 3-4 जगह ही ये पैरामेडिकल कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स जो दिल्ली से हटके दूसरी जो सो नॉर्थ इंडिया में है, जैसा कि आप कश्मीर में है, कश्मीर में भी जो एक मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर जो सो ये थोड़े से कोर्सेज चल रहे हैं। कश्मीर के बच्चे अब यहाँ पर आके हमारे पास कोर्सेज को टेकअप कर रहे हैं। 3-4 साल से कश्मीर के बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, स्पेशली यूनानी वहाँ से करने के बाद आके यहाँ पर एडवांस पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्सेज टेकअप करें। जितने कोर्सेज यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा है नॉर्थ इंडिया में नहीं है, साउथ इंडिया में भी सब में ज़्यादा जो है सो तेलंगाना के अंदर हम डेवलप करें। ठीक है, तो यही आप बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई नॉर्थ इंडियंस है तो वो
ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलाइजेशन चीज़ों में हासिल करना चाहते हैं तो उनके लिए हैदराबाद दक्कन ही एक बेहतर जगह है जहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है। साहब, ये क्या कोर्सेज गवर्नमेंट लेवल पर चलाए जा रहे हैं या प्राइवेट लेवल पर चलाए जा रहे हैं? पैरामेडिकल कोर्सेज सारे के सारे गवर्नमेंट लेवल पे ही चलाए जा रहे हैं। ठीक है। गवर्नमेंट में जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट के कोर्सेज है, बास कोर्सेज स्टेट गवर्नमेंट में अवेलेबल है, नहीं है तो हम क्या करें, वो कोर्सेज जो है सो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ को दिए, वो यूनिवर्सिटीज़ उसको रिकग्नाइज़ करे। तो थोड़े कोर्सेज यूनिवर्सिटीज़ चला रहे हैं और थोड़े कोर्सेज डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन और थोड़े से कोर्सेज जो है सो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट वाले चला रहे हैं। ये जो कोर्सेज बच्चे कर लेते हैं इसके बाद क्या इनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी मौके मिलते हैं? बराबर मिलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है इन लोगों का। अगर एम्प्लॉयमेंट जो है सो इन लोगों के लिए ओपन हुआ हेल्थ सेक्टर के अंदर तो बराबर इन लोगों को जो है सो मिलते। इवन यहाँ पर करे सो बच्चों को जो स्पेशली महाराष्ट्र से बच्चे आकर यहाँ पर करे कोर्सेज, ये बच्चों को गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर जॉब्स अच्छे मिले हैं बच्चों। जी, लोगों को ये भी अवेयरनेस नहीं है सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, क्या कोई स्पेशल उनका नोटिफिकेशन वगैरह आता है? उनका साइट पे नोटिफिकेशन आता है। ठीक है। साइट पे उनके जो साइट होता है वो साइट पे नोटिफिकेशन आता है रिक्वायरमेंट का। जब वो देख के एप्लीकेशन फॉर्म भी उसी के अंदर जो सो रहता है, डाउनलोड करके फिलअप करके अपने सर्टिफिकेट्स अटैच करके भेज देना। बेस्ट तरीक़ा ये रहता है कि ये कोर्सेज करने के बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना रजिस्ट्रेशन करा देना। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन कराए तो ऑटोमेटिकली वहाँ से जो सो लोगों को गाइडेंस मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मौक़े आप लोगों को फराहम है अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज कर लेते हैं। मेरे अब वक्त हो चला है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक में आने के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पैरामेडिकल कोर्सेज में जो डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज है उसको करने के बाद कितने सैलरीज वगैरह यहाँ पर आपको मिल सकती है। प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगे, एब्रॉड क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, उसी हिसाब से गल्फ़ या फिर फॉरेन कंट्रीज़ में इन बच्चों को किस किस्म से जॉब्स मिल सकते हैं, इस पर भी हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जो ख़वातीन हज़रात हमसे अभी जुड़े हैं अपने सवालात इस उन्वान से रिलेटेड तैयार रखिएगा। हम हाज़िर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का प्रोग्राम करियर गाइडेंस में खैर मकदम है। मैं हूं एतमाद, आपका मेज़बान। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं पैरामेडिकल कोर्सेज़ पर और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर मोहम्मद समीउल्लाह खान साहब मौजूद हैं जो एकेडमिक डायरेक्टर हैं मेडविन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और एडवाइज़र हैं शादान मेडिकल कॉलेज के साथ साथ बहुत सारे इदारों से आप वाबस्ता हैं जहाँ पर बहैसियत एडवाइज़र के आप काम कर रहे हैं। हैदराबाद दक्कन में 2001 में पैरामेडिकल कोर्सेज़ को बड़े अंदाज में शुरू जो किया गया, आप ही ने इस किस्म के प्रोग्राम्स को यहाँ पर शुरू किया। दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज़ जो हमको इस प्रोग्राम्स करने के बाद मिलती है कोर्सेज़ के बाद, उस पर आने से पहले मैं साहब से जानना चाहूँगा कि जो इंटर एसएससी या डिग्री के बाद जो कोर्सेज़ पैरामेडिकल के हैं इसमें फ़ीस उमूमन क्या होती है, अलग अलग क्या रेंज से क्या रेंज तक हो सकती है फ़ीस? एसएससी के बाद 2 साल की फ़ीस एक 18,000 से 22,000 तक होती है डिपेंडिंग अपॉन स्पेशलिटी, और इंटरमीडिएट में 28,000 से 32,000 तक, और ग्रेजुएशन का ईयरली 35,000 का होता है, और पोस्ट ग्रेजुएशन का 2 साल के 36,000 रुपीज़ फ़ीस होती है। ठीक है, तो ये फ़ीस भी अगर कंपैरेटिवली दूसरे कोर्सेज से देखा जाए तो कम ही बहुत ही कम है। और उसके बाद ये लोग जो है एक प्रोफेशनल बन जाते हैं। अगर इंटर के बाद कोई डिग्री वगैरह करता है तो सिर्फ डिग्री हाथ को आएगी, उसको कोई टेक्निकल या स्किल बेस्ड नॉलेज तो होगी नहीं, तो बेचारे इधर उधर फिरते रहेंगे। एक अहम सवाल बताइए साहब, अगर कोई ये करियर बनाना चाहता है तो क्या इसको कब से तैयारी करनी है और कोई मखसूस सब्जेक्ट पे इसको ध्यान देना है? अगर किसी को करियर इस पर बनाना चाह रहे हैं तो एसएससी से वो बच्चे को जो है सो अपना माइंड बना लेना चाहिए। यूजुअली इंडियन जैसे स्टूडेंट्स की मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की टेंडेंसी 60 to 70% स्टूडेंट की टेंडेंसी क्या रहती है कि वो जो सो हाई स्कूल में भी आने के बाद उसका जो है सो लाइफ का एम और क्या वो बनना चाहता उसका कोई विज़न जो है सो डेवलप नहीं होता। 10th पढ़ने के बाद पेरेंट्स बोलते हैं इंटरमीडिएट पढ़ लो, इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट बीपीसी एमपीसी या सीईसी में चले जाते। बीपीसी एमपीसी लेने वाले डॉक्टर्स इंजीनियर के ही तरफ देखते
अगर मेडिसिन में नहीं मिला बीएससी ले लेते, इंजीनियरिंग में नहीं मिला फिर बीएससी मैथ्स वगैरह ले लेते, अब सीईसी के बीकॉम वगैरह में चले जाते। ये जाके वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट में जो है सो फॉल हो जाते, इरिटेशन डेवलप हो जाता। एमबीबीएस से इंजीनियरिंग से हटके भी आजकल बहुत ज़्यादा फील्ड्स है। एजुकेशन इतना जो है सो वाइडली डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट स्पेशलिटीज़ में जो है सो डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि लोगों को इसके बारे में अभी मालूम नहीं है। बाज़ ऐसे कोर्सेस है, छोटे कोर्सेस है, और बड़े प्रोफेशनल जो है सो लोगों से ये एम्प्लॉयमेंट और जो है सो सैलरी से लेवल में जो है सो कम्पीट कर सकते। और पैरामेडिकल आज ऐसी फील्ड है कि अगर आप ये फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हो गए तो आपका जो है सो घर का पता ढूंढकर जो है सो जॉब आपके घर पे आता, और आपका जो डिमांड है वो डिमांड से जो है सो आपको जो है सो ये जॉब मिलता। जी दोस्तों, जैसा कि साहब फरमा रहे हैं कि ये बेहतरीन आपके मौक़े कोर्सेज मौक़े फ़राहम कर सकते हैं। मेरा एक और अहम सवाल ये होगा कि 10+2 या फिर अगर आप आंध्रा और तेलंगाना की बात कर ले तो यहाँ पर इसको इंटरमीडिएट कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग के लिए। उसमें बच्चे बहुत सारे अगर फेल हो जाएं या फिर उनको रैंक ना आए कि गवर्नमेंट सीट मिल सके, डोनेशंस अगर वो ना दे सकें दूसरे एफिलेटेड या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में, इन हालात में वो जब बीएससी या फिर ग्रेजुएशन की तरफ चले जाते हैं। मैं साहब से ये कहलवाना चाहूँगा कि ये लोग अगर ग्रेजुएशन की तरफ ना जाएं, एमसेट कंटिन्यू करते हुए इन कोर्सेज में दाखिला लें तो किस तरह बेहतर होगा इनके लिए? एक तो ये लोग, इनका जो ड्रीम था एक डॉक्टर बनने का, एटलीस्ट डॉक्टर नहीं बने तो 1 लेवल लेस देन डॉक्टर तो ये बन जाते जी, क्योंकि इनके दिल में ये रहता है कि भाई जैसे मैं वाइट कोट पहनूं, पेशेंट्स को देखूं, हॉस्पिटल में मूव हूं। तो ये एजुकेशन के साथ इनके अंदर जो पर्सनालिटी बिल्डअप हो गई थी वो पर्सनालिटी भी डेवलप हो जाती और लिटिल मोर अचीवमेंट इसमें आ सकता। साइमल्टेनियसली जो ग्रेजुएशन एमबीबीएस के तरफ जा रहा है, ये कोर्सेज के भी ग्रेजुएशन में जो है सो ये लोग करते हुए पोस्ट ग्रेजुएशन में चले जा सकते। एटलीस्ट जो है सो दे विल रीच हाफ ऑफ द वे जो है सो चाह रहे थे जी। और फिर अनएम्प्लॉयमेंट में फॉल नहीं होते। जो रिस्पेक्ट एक डॉक्टर की है, एक जो है सो मेडिकल फ्रेटर्निटी की है, ये पैरामेडिक्स की भी आज ये जो है सो इनकी उतनी इज्जत है। पेशेंट्स के अंदर इनका रिकग्नाइजेशन है, सोसाइटी में इनकी आज इज्जत है। कभी महल्ले में सराउंडिंग में इमरजेंसी हो गई तो फर्स्ट कॉल इनको जाता और इनकी जो है सो इतनी आइडेंटिटी और इतना रिस्पेक्ट इनको जो है सो कम्युनिटी के अंदर मिलता। बेशक लोग जो है डॉक्टर को खुदा के दर्जे पर भी बिठाते हैं और फिर ये खुदा नहीं तो कम से कम वो दर्जे पे पहुंचने के जो है काबिल हो जाते हैं। बेशक आपने जैसा फरमाया कि अतराफ़ में अगर खुदा न खास तो कोई माहौल इमरजेंसी का हो जाता है तो वहाँ पे लोग मेडिकल लैब टेक्नीशियन कोई है उसको ढूंढ लेते हैं या फिर किसी को भी पल्स एटलीस्ट वो चेक कर सकता है आके। ये चीज़ें कौम की खिदमत तो होती ही है इस पेशे में, और अगर आप ये पैरामेडिकल कोर्सेज कर लें तो जैसा साहब ने फरमाया डॉक्टर नहीं तो कम से कम डॉक्टर के दर्जे तक तो आप ज़रूर पहुँच जाएंगे। अब अहम चीज़ साहब, इसमें तनख्वाहें क्या मिल सकती है बच्चों को? तनख्वाहों का इसके अंदर ऐसा है कि इट डिपेंड्स कि भाई आपकी जो है सो एबिलिटी कितनी जो है सो प्रोफेशन से है, कितने स्किल्स आपके पास है, कितना प्रोफेशनलिज्म आपके पास है। ये जो है एकेडमिक कोर्स नहीं है कि आपको 35% आ गए, पास हो गए, सर्टिफिकेट लिए बाहर निकल गए। इसके अंदर पास होने के साथ साथ कितना इंटरेस्ट के साथ आप हॉस्पिटल के अपने पोस्टिंग्स करें, कितना इंटरेस्ट के साथ आप पेशेंट केयर लिए, वो बहुत ज़्यादा काउंट होता। जॉब तो आपको मिल जाता, इम्पॉर्टेंट जो ये है कि आपको क्या सैलरी आप ले सकते। जॉब आपको सर्टिफिकेट दिला सकता मगर सैलरी आपकी एबिलिटी आपको दिलाती। फिर भी मिनिमम सैलरी 7,000 रुपीज़ से ये स्टार्ट होती और बच्चे आज इंडिया में 40-42,000 तक ये जो सो सैलरीज ले रहे हैं। और एडिशनल एडवांटेज ये है कि एक हॉस्पिटल में जॉब करते हुए ये लोग एज ए विजिटिंग टेक्नीशियन करके पर पेशेंट भी ये चार्ज करते हैं। जैसा कि इमरजेंसी टेक्नीशियन है, एक हॉस्पिटल में समझ जाइए कि ये 30,000 पे काम कर रहा है और कोई जो है सो पेशेंट है बेड रिडन, हाउस रिडन पेशेंट है, उसको अटेंड करके रोज़ाना उसकी देखभाल करा तो पर पेशेंट इन लोगों को एक 300-400 रुपये मिल जाते पर डे। एक दिन में 5 पेशेंट देख लिए
तो एक जो है सो इन लोगों को 500 से भी आप लगा लिए तो एक जो है सो 2000 रुपये रोज़ घर को जो है सो बच्चा लेके जा सकता इन एडिशन टू सैलरी। सेम डायलिसिस टेक्नीशियन का है, एक हॉस्पिटल में काम करते हुए ये जो है एज ए विजिटिंग टेक्नीशियन दूसरे हॉस्पिटल्स पे जाते हैं, पर पेशेंट अगेन इन लोगों को जो है सो 500 रुपये मिलते। अगर एक हॉस्पिटल छोटा है उसके अंदर 3 मशीन से एक ही टाइम पे 3 मशीन 3 पेशेंट का चलता, और ये जो है जो टेक्नीशियन विजिटिंग रहता है उसको 1500 रुपये वो एक टाइम पे मिल जाते हैं। साहब पैरामेडिकल कोर्सेज तो काफ़ी सारे हैं, लिस्ट आपके पास भी है, मेरे पास भी है। इसमें बल्क में जो जॉब्स मिलते हैं ये कौन से कोर्सेज है, इस पर मैं गुफ्तगू करूँगा। उससे पहले कॉलर को शामिल कर लूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम और शहर का नाम बताइए। मैं MI रोशन दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी रोशन साहब, दरअसल मेरा जो बच्चा है उसने 77% साइंस में लेकर आया है जी। उसके साथ उसके पास उर्दू भी है, और दूसरा ये है कि डायलिसिस की तनख्वाह क्या होगी और एडमिशन उसके कब से खुलेंगे। अगर मार्च से खुल रहे हैं तो क्या हम अभी भी दाखिला करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या नहीं? ठीक है, आप दिल्ली में कराना चाहते हैं या फिर हैदराबाद दक्कन में आना चाहते हैं? नहीं, हैदराबाद में ही करा देंगे क्योंकि वहाँ पर फीस कम है सुना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। जी साहब, इस सवाल पर क्या कहना चाहेंगे? अगर आपके फर्जंद इंटरमीडिएट साइंस ग्रुप से करे हैं, 77% मार्क्स है तो एडमिशन मिल जाता। आज डायलिसिस का डिमांड बहुत ज़्यादा है, सीट्स कम है। अगर वाकई आप इंटरेस्टेड है तो अभी फौरी आप सीट बुक करा लेना, बच्चे का एडमिशन करा लिए तो आपको जो है सो सीट पक्की हो जाती है उसके अंदर। ठीक है, अभी भी मार्च से मई से पहले भी कभी भी बिल्कुल करा ले सकते, एडमिशन चल रहे हैं अभी। सब मैं जैसा सवाल किया था कि बहुत से डिफरेंट कोर्सेज हैं, इसमें बल्क में जो जॉब्स मिल सकते हैं ऐसे कौन से चंद कोर्सेज हैं? बल्क में सब में पहले मैं डायलिसिस को प्रेफरेंस दूंगा जी। सेकंड उसके बाद में इमरजेंसी जो है सो टेक्नीशियन को प्रेफरेंस दूंगा। थर्ड एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है, परफ्यूजन टेक्नीशियन है, कैथ लैब है, मेडिकल इमेजिंग टेक्नीशियन है और रेस्पिरेटरी थेरेपी टेक्नीशियन है। ये इसके अंदर वैसे लैब टेक्नीशियन वगैरह में जॉब्स तो सब में है, मगर ज़्यादा जो है सैलरी और इमीडिएटली अपने डिमांड पे जाने वाले जो आज कोर्सेस है मार्केट में ये है। क्यों कि जो है सो इंडिया में और इंटरनेशनल मार्केट में ये लेवल के जो है सो ट्रेंड मैन पावर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फिलहाल नहीं है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मांग है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है साहब, ये जो कोर्सेस कर लेते हैं जैसा आपने फरमाया कि सेकंड ईयर में ही बाज़ औक़ात इनको जॉब्स मिल जाते हैं, तो ये कॉरपोरेट लेवल कॉरपोरेट दवाखानों में इनको जॉब्स मिल जाते हैं। अब्रॉड में जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ है, गल्फ़ कंट्रीज़ में किस किस्म के कोर्सेज़ की ज़्यादा मांग है? ये जो कोर्सेज़ मैं अभी बताया आपको 7-8 कोर्सेज़, ये नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में इनका डिमांड है पूरा। गल्फ़ में भी आपको, अमेरिकन यूरोपियन कंट्रीज़ में, इसमें सब में जो है इसका अच्छा डिमांड है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ को देखेंगे तो इसके सैलरीज जो है सो 60,000 से लेके 2,25,000 तक सैलरी है इसकी। जी माशाल्लाह। इवन डॉक्टर्स को भी जो है सो इतने सैलरी से नहीं मिलते बाजू में। जी जी। सब ये जो फॉरेन कंट्रीज़ है या फिर गल्फ़ कंट्रीज़ में ये इंडियन लड़कों को किस हद तक प्रीफर करते हैं इन कोर्सेज करने के बाद वहाँ पे जॉब के लिए? इंडिया में इंटरनेशनल मार्केट में इंडियंस को एक केरला से जो सो नर्सेस को बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज करते आफ्टर फिलिपीनी नर्सेस। ठीक है। और उसके बाद में फिर फिलिपीन के पैरामेडिक्स के बाद में इंडियन पैरामेडिक्स का जो है सो डिमांड ज़्यादा है। तो अब ये जो स्पेशलाइजेशन आ रहा है तो ज़्यादातर जो है सो बच्चे बल्क में जो है सो आंध्र प्रदेश की तरफ से जो है सो जा रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश स्लोली इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह केरला जो है सो नर्सिंग के वास्ते पॉपुलर हुआ, वैसा आंध्र प्रदेश जो है सो पैरामेडिकल के लिए जो है सो पॉपुलर होता जा रहा है। जी, अब उसमें भी तेलंगाना ज़्यादातर लोगों के इंशाल्लाह तेलंगाना ज़्यादातर नजर में आएगा। जी दोस्तों, ये अब्रॉड में और फॉरेन कंट्रीज़ में जैसे साहब ने बताया कि 60,000 रुपये से लेकर के 2,20,000 तक की आपको तनख्वाह मिल सकती है। इसके साथ साथ इनको और भी फैसिलिटीज़ दिए जाते होंगे, फैमिली वगैरह। गवर्नमेंट की जैसा जो एक एक कंट्री का अपना सिस्टम है, वो जो लेबर लॉ के लिहाज से फ्री अकोमोडेशन मिल जाता, फ्री ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता ईयरली।
1 मंथ रिटर्न टिकट जो है सो फैमिली के साथ जो है सो वेकेशन मिल जाता, 15 डेज की जो है सो सैलरी मिल जाती इन लोगों को। ये सब फैसिलिटीज मिलते हैं। और इनको वहाँ के चाहे गल्फ हो चाहे फॉरेन हो, वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी क्या उनको लिया जाता है? मोस्टली 80% 90% बच्चे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के डेलीगेशन आते हैं यहाँ पर। दिल्ली में और बॉम्बे में इंटरव्यूज़ होते हैं, इवन अब तो हैदराबाद भी सेंटर बन गया। 2-4 बार तो हमारे इंस्टीट्यूट में इन कैंपस हम इंटरव्यूज़ करवाए, बच्चों के सेलेक्ट होकर गए। तो डेलीगेशन खुद जो है सो अब हैदराबाद में आ रहा है, आके बच्चों को सेलेक्ट करके ले जाए। जैसा कि आपने फरमाया कि तेलंगाना में ज़्यादा इसका जो है शुरू भी यहीं से हुआ कोर्स और ज़्यादा, तो मैं चाहूँगा फिर से एक बार आप नाम गिनवा दें कि यहाँ पर पैरामेडिकल कोर्सेज किन किन इदारों में चलाए जा रहे हैं। एक तो आपका मेजर, मेजर तो ये अच्छा ये भी बता दें कि मेडविन जो आपका हॉस्पिटल है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कोर्सेज है क्या? इसके अलावा भी और कई कोर्सेज है? इंडिया में जो सो मेडविन ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर 57 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज है। ठीक है। क्योंकि ये कोर्सेज मैं खुद स्टार्ट किया था, इंटरनेशनल मार्केट से ये कोर्सेज का पूरा मटेरियल में जमा करके तेलंगाना में आके यहाँ पर जो समय ये कोर्सेज को शुरू किया। 57 डिफरेंट कोर्सेज। ये भी बताते चले क्या हॉस्टल फैसिलिटीज वगैरह भी यहाँ पर है आपके पास? बिल्कुल, जैसे मेडविन के तो नहीं है, मगर सराउंडिंग में हम आइडेंटिफाई करके रखे हैं, उसमें मिल जाता है। मैं मज़ीद गुफ्तगू जारी रखूँगा इंस्टीट्यूट्स के मुतालिक। एक सवाल उससे पहले ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम और शहर का नाम बताइए। मैं MI रोशन बोल रहा था दिल्ली से। मेरा बीच में सवाल रुक गया जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैंने बताया था कि 77% मेरे बच्चे के मार्क्स साइंस में हैं जी, और इसमें वो दाखिला लेना चाहता है डायलिसिस के अंदर। ठीक है। तो डायलिसिस के अंदर मैंने उसका फॉर्म हमें कहाँ से मिलेगा और इसकी पे कहाँ मिलती है और इसकी सर्विसेज कैसी हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें फिर से ज्वाइन किया। जैसा कि साहब ने अर्ज़ किया है कि मेडविन हॉस्पिटल है, इसके अलावा भी अभी साहब बता देंगे और कौन से इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर हैदराबाद दक्कन में हैं। उसके लिए आप अभी भी आ सकते हैं और दाखिला मेडविन इंस्टीट्यूट में या फिर और इंस्टीट्यूट्स में ले सकते हैं। फॉर्म आपको अभी भी, आप कल परसों भी आ जाएं अगर, तो शायद मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। डायलिसिस का जैसे साहब ने फरमाया कि बहुत ही अच्छी मांग है। साहब वही प्रेशराइज कर रहे थे कि कुछ इन्होंने चीज़ें कोर्सेज गिनवाए हैं, उसमें डायलिसिस को पहला प्रीफरेंस साहब ने दिया है। बेशक आप अपने बच्चे को ज़रूर दाखिला दिलवाएं। साहब मेडविन के अलावा और कौन से इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर? मेडविन के अलावा सारे कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स जो हैदराबाद में हैं इसमें है तो कोर्सेज अवेलेबल है, मगर इतने ज़्यादा, हाँ इतने ज़्यादा, जैसे शादान मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर अवेलेबल है ये कोर्सेज, किम्स है इंस्टीट्यूट है उसके अंदर अवेलेबल है, अपोलो है, केयर हॉस्पिटल है, यशोदा हॉस्पिटल है, इसके अंदर है। मगर क्या है, वैरायटी जो सो मेडविन में हमारे पास है उतने वैरायटी नहीं है, एक सेलेक्टेड कोर्सेज इनके पास अवेलेबल है। ठीक है। दूर शहवार हॉस्पिटल में? दूर शहवार हॉस्पिटल में, मगर डायलिसिस वगैरह नहीं है उनके पास, जो है सो लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी कोर्सेज है। ठीक है, तो इस किस्म से हैदराबाद दक्कन में आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा साहब क्या कर्नाटक, बेंगलुरु वगैरह में भी कुछ इंस्टीट्यूट्स कायम किए गए हैं? कर्नाटक बेंगलुरु में है, एक बार फिर जो है सो वो मणिपाल, अपना मणिपाल हॉस्पिटल है, मणिपाल हॉस्पिटल के अंदर है बेंगलुरु में, और स्कॉट्स वहाँ पर भी है, स्कॉट्स के अंदर है, इंपीरियल हॉस्पिटल है, उसके अंदर ये जो कोर्सेस अवेलेबल है। हैदराबाद दक्कन को या तेलंगाना स्टेट को छोड़ करके आप क्या मशवरा देंगे कि कौन से इंस्टीट्यूट को प्रीफर करें नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में, तेलंगाना छोड़ करके? पैरामेडिकल के लिए जो इंस्टीट्यूट अपना ओन हॉस्पिटल रखता और हॉस्पिटल खुद ही ये कोर्स चला रहा है, वैसे इंस्टीट्यूट को ही प्रेफरेंस देना चाहिए। ये कोई एकेडमिक जो सो एजुकेशन नहीं है जहाँ पर बगैर हॉस्पिटल के कोई जो सो क्लासरूम क्लासेस ले फिर उसके बाद में बोले कि भाई आप कोई हॉस्पिटल में जाइए, जाकर ट्रेनिंग ले ले। ट्रेनिंग अगर हॉस्पिटल में भी होती है तो जो टीचर आपको लेक्चर देता वो टीचर जो है सो बेड साइड अवेलेबल रहना पड़ता, ताकि थ्योरी को प्रैक्टिकल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर कर बच्चों को समझाए, तभी ये कोर्स समझ में आता। ये डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर, क्योंकि आजकल पेपर्स के अंदर इतने आ जा रहे हैं कि पैरामेडिकल कोर्सेज इन डिस्टेंस एजुकेशन, पैरामेडिकल कोर्सेज आप पास कर लीजिए इन 1 सिटिंग, ये सब जो है सो चीटिंग है, धोखा है। ये कोर्सेज
डिस्टेंस एजुकेशन इंडिया में क्या बाहर भी कोई भी नहीं मानता, इसका रजिस्ट्रेशन किसी को भी नहीं मिलता, और सिंगल सिटिंग एजुकेशन ये बिल्कुल ही जैसे कौन सा भी एजुकेशन रन दो ये गलत है। 3 साल एक वक्त बैठ के कोई नहीं लिख सकता। और एक अहम चीज़ जैसे आपने लास्ट टाइम बताई थी कि आप यहाँ पे किसी की ज़िंदगी से आपको वहाँ पर देखना है, किसी की ज़िंदगी से खेलने की बात हो जाएगी अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन से अगर ये काम करें। और अहम चीज़ जो आप बता रहे हैं कि इस किस्म के जो कोर्सेस है वो वहीं करें जहाँ पर उनका खुद हॉस्पिटल जी। तो कहीं पर भी हो, चाहे वो इंडिया में, उनको यह देखना है कि हॉस्पिटल में वो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं या नहीं चलाए जा रहे हैं। इसको ज़रूर ये क्राइटेरिया आप रखिएगा जब कभी आप कहीं पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं। साहब से ये पूछना चाहूँगा कि प्राइवेट इदारे जैसे चलाए जा रहे थे जहाँ पे दवाखाने वगैरह नहीं थे उससे अटैच, तो अब ये लोग जो बच्चे कर चुके हैं ये कोर्सेज, अब इनको क्या मशवरा देंगे आप? अब ये जो बच्चे कर चुके हैं इनके लिए भी हम क्या किए हैं कि भाई स्पेशल क्लिनिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए कर इन लोगों को अगर 2 साल का कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स करे या डिप्लोमा करे तो 1 ईयर ये लोग क्लिनिकल ट्रेनिंग लेना। तो क्लिनिकल ट्रेनिंग जब लिए और क्लिनिकल सर्टिफिकेट इनका हॉस्पिटल से मिल गया तो ये लोग को जॉब्स में आसानी होती। मगर जब कंपटीशन में जाएंगे, जब ये लोग इंटरव्यू में बैठेंगे तो हॉस्पिटल वालों को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा, सेकंड प्रेफरेंस ऐसे लोगों को दिया जाएगा जहां पर सिर्फ इंस्टीट्यूट है और उनका जो है सो हॉस्पिटल नहीं है। ठीक है साहब, ये जो बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर इंटरव्यूज़ वगैरह जो लेते हैं तो उमूमन यहाँ पर क्या उनको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं इस किस्म के जो इंटरव्यूज़ होते हैं? इंटरव्यूज़ के अंदर एक तो सब में पहले पर्सनालिटी के जो सो मार्क्स होते, सेकंड CV प्रिपरेशन के मार्क्स होते, थर्ड बेसिक जो साइंस होती इसके अंदर जैसा कि एनाटॉमी होती, फिजियोलॉजी होती, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये बेसिक जो सो साइंसेस के बारे में पूछते ताकि ये लोग क्या खाली हॉस्पिटल के अंदर जो है सो ट्रेनिंग ले लेकर आए इंटरव्यू के लिए या नहीं वाकई रेगुलरली जो है सो ये 2 साल पढ़कर जो है सो आए। देन लास्ट में इनका जो है सो प्रैक्टिकल भी जो है सो क्वेश्चंस होता। तो इनके लिए ये पूरा क्राइटेरिया उनका पेपर बना हुआ है, वो पेपर के स्टेप्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इस तरह होते हैं। ठीक है, तो बाहर से जो लोग आते हैं आपको सेलेक्ट करने के लिए, तो मैंने साहब से सवाल वो भी कर लिया कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन उसके लिए करना होगा। साहब ये भी बताते चलें कि ये जो बच्चे एडमिशन यहाँ पर ले लेते हैं, आप क्या उनको मशवरा देंगे कि हिंदुस्तान में ही इस करियर को जारी रखें या फिर आप अब्रॉड या फॉरेन कंट्रीज़ को भी रुख करें? मेरा यूथ से हर वक्त यही जो है सो मशवरा रहा कि कम से कम जो है सो 5 इयर्स के लिए तो भी बाहर ये लोग जाकर आना जी, ताकि एटलीस्ट जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, लाइफ का जो डिसिप्लिन है, जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है और रियल प्रोफेशनल एटीट्यूड है, ये आपको बाहर जाने के बाद समझ में आता। देन जो सैलरीज आपको बाहर मिल सकती वो उतनी ज़्यादा सैलरी 60,000 70,000 की सैलरी हिंदुस्तान में मिलना ज़रा मुश्किल है। तो एक 5-6 साल बाहर कर आके आप इंडिया के अंदर सेटल हो गए तो आपके पास एज भी रहती कि अपना नाम और अपना रिकग्नाइजेशन अपनी कंट्री में अपने एरिया के अंदर डेवलप करने के वास्ते, और फ्यूचर भी उसके अंदर आप डेवलप कर सकते। जो आप कमा के लाए आपके जो है सो बच्चों के लिए या आपके जो है सो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए वो जो है सो काम में आ जा सकता है। कोई कॉलर हो तो शामिल कर लें। हेलो जी, गालिबन कॉल ड्रॉप हो गई है। तो जैसे साहब ने फरमाया कि आप बाहर भी जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर सैलरीज़ वगैरह होते हैं कंपेरेटिवली इंडिया के, क्योंकि हमारा इंडिया तो भी डेवलपिंग कंट्री है, जो डेवलप्ड कंट्री है ज़ाहिरी बात है वहाँ पर ज़्यादा आपको तनख्वाहें मिलेंगी। पैरामेडिकल कोर्सेज़ के बारे में साहब को मैं और एक मिनट देता हूँ, आप बच्चों को क्या मशवरा देंगे इन चीज़ों के बारे में? जी साहब, मेरा मशवरा यही रहेगा कि हेल्थ इंडस्ट्री सब में फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। एजुकेशन इंडस्ट्री के बाद में हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर कभी भी इसकी हिस्ट्री में रिसेशन नहीं आया, और ये जो सो इंडस्ट्री जब तक जो है सो दुनिया में इंसान ज़िंदा रहेगा इसका जो सो डिमांड बढ़ता रहेगा, और इसके अंदर जो फ्यूचर की आपकी गारंटी है कोई और कोर्स या कोई और एजुकेशन इसकी गारंटी नहीं दे सकता। मेरा मशवरा यही है
कि आप एकेडमिक कोर्सेज के अंदर अपना कैरियर ढूंढने के बजाय, टाइम ख़राब करने के बजाय आप लोग पैरामेडिकल के तरफ आइए और वहाँ पर आप अपना जो है सो पूरा फ्यूचर सिक्योर कर सकते और अपने डिमांड से आप अपना जॉब और अपने सैलरीज को डिमांड कर सकते हैं। जी, लड़कियों के लिए क्या मशवरा होगा? लास्ट टाइम भी आपने कहा था ये बहुत ही उनके लिए सिक्योर प्रोफेशन जी होगा हर दो तरफ से। लड़कियों के वास्ते भी बहुत ही सिक्योर प्रोफेशन नहीं है। इसके अंदर जो है सो आप हिजाब के साथ और अपना जैसा भी जो है सो है, क्योंकि अगर बुरखा भी है आप उसके ऊपर एप्रॉन पहन लेके भी जो है सो आप काम कर सकते, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। हिजाब है जैसे वैसे भी जो है हेल्थ इंडस्ट्री में क्या है कि बाल दिखाने का नहीं है, क्या आप पहन के रहना है, ऑलरेडी आप हिजाब में रहते। जी जी। तो ये जो है सो आप हर चीज़ जो है सो हेल्थ की फॉलो कर रहे हैं तो इन्फेक्शन कंट्रोल का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब तक आप नहीं चाहेंगे कोई लोग भी ज़्यादा जो है पब्लिक आपके कांटेक्ट में नहीं आती, क्योंकि पेशेंट और आप, इक्विपमेंट और आप, ये दो ही जो है सो आपके साथ कांटेक्ट रहता। ठीक है, बहुत शुक्रिया साहब, आपने हमें 2 हफ्ते दिए। हम मज़ीद फ्यूचर में भी जब कभी आपकी ज़रूरत पड़ गई तो हम आपको तकलीफ़ देंगे और नए कोर्सेस अगर कुछ आते हैं स्पेशलाइजेशन तो ज़रूर इस पर भी हम डिस्कस करने की कोशिश आपके साथ करेंगे। दोस्तों, आप लोगों की मोहब्बत देख करके इस प्रोग्राम को हफ्ते में 2 बार कर दिया गया है। हर बुध और जुमेरात की रात 9:30 से 10:30 बजे इस प्रोग्राम को पेश किया जाएगा। अगले हफ्ते यानी बुध को हम गुफ्तगू करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स पर, यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोर्सेज जो हैं जो करियर आपको सिक्योर कर सकता है, इस पर गुफ्तगू करने की कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए करियर गाइडेंस की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।